हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रिवीजन की चौथी क्लास है। इसके पहले रिवीजन की 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना हसरत मोहानी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलाना हसरत मोहानी ने कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था। किस अधिवेशन में? तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, हकीम अजमल खान ने। हकीम अजमल खान ने कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसमें मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था। अच्छा, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कब किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हसरत मोहानी के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। और भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, इतने सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार की बात करते हैं, इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी पत्रिका आप लोग ध्यान रखिएगा, पख्तून और 10 रोज़ा। पख्तून और 10 रोज़ा खान अब्दुल गफ्फार खान की पत्रिकाएं हैं। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई?
इंपॉर्टेंट है। भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय था। अगर पूछा जाए कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1931 में इसका गठन किया था। और बाद में इसी पार्टी ने 1934 में, बाद में इसी पार्टी ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके पहले सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए CR दास यानी चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक कौन थे? तो CR दास और आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था। बाद में यहां से ये फरार हो गए थे। और किसका गठन किया था? तो आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यू इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों पत्रिका किसकी है? तो एनी बेसेंट की है। अगर हम बात करते हैं इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका थी? तो ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन। और इंडिपेंडेंट किसकी पत्रिका थी? तो मोतीलाल नेहरू की पत्रिका थी ये। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वेल्लोर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर अधिवेशन 1919। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो 1 अगस्त 1919
20 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो 1822 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1815 में किसकी स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 में। 1821 में किसका संपादन किया था? तो संवाद कौमुदी का संपादन किया था। और 1828 में किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1828 ईस्वी में। और अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाला लाजपत राय ने मेजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब समाप्त किया था? तो 1772 में। अगर हम बात करते हैं इसे बंगाल में लागू किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने इसे लागू किया था 1765 में। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने। और इसे समाप्त किसने किया था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सी आर दास को किस नाम से जाना जाता है? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी आर दास को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से किससे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किससे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से किससे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया तब से उन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल कहा था? इंपॉर्टेंट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल कहा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यह कांड हुआ था 1922 में। और इसी के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1948। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 1948 तक। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की थी तो 20 फरवरी 1947 को। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू की बात करते हैं, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट है अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल हिलाल और अल बिलाग, अल हिलाल और अल बिलाग ये दोनों समाचार पत्र किसके हैं। तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद की। नेक्स्ट है किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। इंपॉर्टेंट है किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है। ये किसके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना किया था। अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था। तो 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कार्जन दिया है, नहीं गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। तो ये 1878 में आया था। किसके समय में आया था ये। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है इल्बर्ट बिल, रिपन के समय, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल कब आया था। तो 1883 में। और किसके समय में। तो रिपन के समय में। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, यानी जो हड़प नीति थी वो कौन लाया था। डलहौजी ने लाया था। ये सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। पहली बार जनगण मन यानी राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। तो कोलकाता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब गाया गया था। तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। ठीक है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो विशन नारायण धर ने, विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था। अमार सोनार बांग्ला ये किसने लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये क्या है, अमार सोनार बांग्ला, ये वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है।
नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो ऑप्शन सी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अन्य पत्रिकाओं की बात करते हैं तो मूक नायक, मूक नायक हो गया आपका, समता हो गया और जनता, ये सब किसकी पत्रिका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट है, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शौकत अली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? ये भी ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था और ये किस पर आधारित है? ये तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मंजू शाह और देवी चौधरानी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने किया था? तो सी विजय राघवाचारी ने की थी। अगर हम बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 की, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। गया अधिवेशन 1922 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ऑप्शन सी, सूरत बंदरगाह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मीडा की बात करते हैं तो ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था
फ्रांसिस डी अल्मीडा। कब से कब तक? तो 1505 लेकर 1509 तक ये भारत में पुर्तगाली वायसराय था और ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था और इसी ने ब्लू वाटर नीति को लागू किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1785 में। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी 1632 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 1829 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसे समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे माना जाता है? तो ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में इसका गठन हुआ था और ये 1939 का जो इसकी बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने 1905 बनारस अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया था। ठीक है, बनारस अधिवेशन की। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है, पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले क्या था? पहले सिर्फ एक ही महाद्वीप था पैंजिया। जब ये टूटा, दो भागों में टूटा। जो उत्तरी भाग था उसे क्या कहा गया? उसे लॉरेंसिया कहा गया और जो दक्षिणी भाग था उसे क्या कहा गया? उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में दिया है, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। पहला है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, यह आपका सही है। या वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? नहीं, या वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, सबसे निचली परत है, ये गलत है।
इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता है। तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें क्या सही है, ऑप्शन ए, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम्र वर्षा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1900 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 9 जून सन 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 समुद्री मील और लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ब्रह्म समाज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये तो आपका सही है। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल सही है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया था, यह बात सही है। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक हैं, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। ये किसने बताया था, तो ये आर्य समाज ने बताया था। ठीक है, आर्य समाज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में क्या शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो मेघालय हो गया आपका, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है, ये कहां से होकर नहीं गुजरती है, किस राज्य से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, देखिए मैप में, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश थोड़ा सा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा।
निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सागौन, साल, चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। सागौन, साल और चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं किस वन की? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण है? कौन सा इनमें से नवीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके लिए उपजाऊ होती है? तो ये कपास के लिए उपजाऊ होती है और इसीलिए इसे कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वे चट्टानें जिनमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाती हैं? वे चट्टानें जिनमें जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो तलछटी चट्टानें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए अत्यावश्यक नहीं है? कौन सी दशा चाय की कृषि के लिए आवश्यक नहीं है? पहला है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु, ये तो चाय की कृषि के लिए आवश्यक है, तो ये आपका सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा, ये तो चाय के लिए आवश्यक है। तीसरा है मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, यही प्रश्न पूछा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? इंपॉर्टेंट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ऑप्शन सी 2.4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.7% है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तलछटी चट्टानों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तलछटी चट्टानों के बारे में दिया है और पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल विज्ञान प्रणाली द्वारा निर्मित होती हैं, सही है। तलछटी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय शामिल होता, ये भी सही है। तलछटी चट्टानों में जीवाश्म होते नहीं होते हैं, लिखा इसमें, देखिए होते हैं जीवाश्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तलछटी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं कहाँ पर होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके ऊपर कौन सी परत है? तो समताप मंडल है। समताप मंडल में इसमें ध्यान रखिएगा, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ये सबसे शांत मंडल है और वायुयान वगैरह इसी में उड़ते हैं। उसके बाद आपका मध्य मंडल है, फिर आपका मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, उसके बाद आपका जो है ताप मंडल, उसके बाद आपका वायुमंडल है। नेक्स्ट है,
पवन अपरदन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? पवन अपरदन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है इनमें से? तो जुगेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुगेन। नेक्स्ट, नील घाटी और जावा द्वीप में जनसंख्या का उच्च घनत्व मुख्यतः किसके कारण है? नील घाटी और जावा द्वीप में जनसंख्या का उच्च घनत्व किसके कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि की वजह से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की मृदा उपजाऊ है, यहाँ पे कृषि अधिक होती है, इसलिए जनसंख्या भी अधिक निवास करती है यहाँ पे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? सभी को पता होगा क्षुद्र ग्रह किसके कक्षा के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य भारत और के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भारत और किसके बीच स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? पाक जलडमरू मध्य है। इधर आपका श्रीलंका है और इधर आपका तमिलनाडु यानी भारत है। नेक्स्ट है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? उसे मिल्पा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में से क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। लद्दाख कहाँ कहा जाता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में से लद्दाख कहा जाता है। चीना कहाँ कहा जाता है इसे? तो श्रीलंका में इसे चीना कहा जाता है। ठीक है, रोका कहाँ कहा जाता है? तो ब्राजील में रोका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो गोवा राज्य की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, इसमें दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड करता है नेपाल के साथ सीमा साझा। बिहार दिया है, बिहार भी आपका उत्तराखंड के साथ नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम भी आपका जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तराखंड भी करता है, बिहार भी करता है और सिक्किम भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? एक तो आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा आपका बिहार हो गया और सिक्किम हो गया, और कौन सा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, सही क्रम। तो सबसे पहले कौन सा? तो काराकोरम, फिर उसके बाद आपका लद्दाख, फिर आपका कौन सा? जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस जलाशय में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियां किस जलाशय में गिरती हैं? तो अरब सागर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती कहाँ पे गिरती हैं? तो अरब सागर में। और किसका निर्माण करती हैं? तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये किधर बहती हैं? तो पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं तो नर्मदा हो गया आपका, ताप्ती हो गया, माही, साबरमती, मांडवी, ये सब जो है आपका अरब सागर में जाके गिरती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एस्चुरी का निर्माण करती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? पूछा गया प्रश्न है, अभी जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ये। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी ध्यान रखिएगा, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है ये। भारत का कौन सा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतर कणिका नेशनल पार्क।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य में है? ये तो उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? पहला है कल्याणकारी राज्य, ये तो भारतीय संविधान का दर्शन है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है समाजवादी राज्य, ये भी आपका भारतीय संविधान का दर्शन है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा है साम्यवादी राज्य, ये सही है, ऑप्शन सी, साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को इस नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ उष्णकटिबंधीय घास भूमियों की बात करते हैं तो सिलवास आपका अमेजन बेसिन में पाया जाता है, सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया वगैरह में, लानोज कहाँ पर? तो वेनेजुएला में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और कैंपास आपका तो ब्राजीलियन उच्च भूमि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता। नेक्स्ट है, भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये तो असम राज्य में है। बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ये। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट बैरियर रीफ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो मूंगा चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। शिक्षा किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोवियत संघ की बात करते हैं, यहां से क्या लिया गया है सोवियत संघ से? तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता लिया गया है, और संसदीय व्यवस्था यहां से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव के लिए खतरा नहीं है? कौन सा वन्य जीव के लिए खतरा नहीं है पूछ रहा है? तो संरक्षण के प्रयास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये खतरा थोड़ी ना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो इसे मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, और इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। और सबसे
कम किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। और ये शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21A में है। ठीक है, आर्टिकल 21A में है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है? तो ऑप्शन सी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? इसमें पूछ रहा कौन नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो है संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे, और सारे बिहार से हैं ये आपका, यानी एन सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, ये सभी बिहार से थे और ये सभी संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देता है कब? तो ऑप्शन सी, केवल तभी जब वह ऐसी सलाह मांगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 143 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। अगर पूछा है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है, लेकिन भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 280 में है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये ध्यान रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा इसमें पूछ रहा है? असत्य है। पहला है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया नहीं, भाग 3 में क्या आपका मूल अधिकार है? भाग 3 में आपका मूल अधिकार है और भाग 2 में आपका नागरिकता है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा यहाँ पे, सी, यहाँ पे सी, ये डी, यहाँ पे ई होगा। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पहला है, यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। नहीं, आप जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू ना होने पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बाकी गांधीवादी सिद्धांत एक नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल सही है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी आपका सही है। जो आपका डीपीएसपी है, इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया। और ये किसकी बात करता है? तो ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। पहला है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो आपका सही है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा, ये भी सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए सभी सुमिलित है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है पूछ रहा है। पहला है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था, बिल्कुल सही है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था ये। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, बिल्कुल सही। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपका सही है। जो आपका मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और किस भाग में है? तो भाग 3 में है। तो पूछ रहा कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये तो आपका सही है। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, नहीं, स्वपोषी नहीं होते, विषमपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ये क्या होते हैं पौधे? तो पौधे स्वपोषी होते हैं, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप उसका, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उपयुक्त माप क्या होता है? तो उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा प्रदान करे? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350A में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक झूले पर बैठी स्थिति में, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल करा। एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूला झूल रही है, जब वो खड़ी हो जाती है तो उसका जो है आवर्तकाल क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलरीकल्चर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीसी कल्चर तो ये आपका मछली पालन, सेरीकल्चर तो रेशम कीट पालन। नेक्स्ट है, कौन सा न्यायालय रिट जारी करता है? कौन सा न्यायालय रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और जो हाई कोर्ट होता है किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट है, एकमात्र देश जहां 1900 तक प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार था वह है। एकमात्र देश जहां 1900 ईस्वी तक प्रत्येक वयस्क को
मतदान का अधिकार था? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन। ऑप्शन सी, क्लोरीन। नेक्स्ट है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज रोगों के होने का कारण क्या है? खसरा, चेचक, गलसुआ और रेबीज किसकी वजह से होता है? तो ये वायरस की वजह से होता है, यानी विषाणु। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग का वाहक कीट कौन सा है? मलेरिया रोग का वाहक कीट कौन सा है? तो मैंने बताया था मादा एनाफ्लीज मच्छर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर से क्या होता है? तो मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट है, अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? उसे गहन कृषि कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा रोग है? कवक रोग निम्न में से कौन सा रोग है? तो कपास का विल्ट किससे होता है? तो कवक से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1972। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? तो संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा। और संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार इसका गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? पटना युवक संघ का गठन तो 1927। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो हुंकार। ऑप्शन बी, हुंकार। नेक्स्ट है, बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। और भारत कब आया था ये? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। सभी क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसीलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। ऑप्शन बी, भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? सोने का सबसे बड़ा भंडार बिहार के किस जिले में है? तो जमुई में। ऑप्शन ए, जमुई। नेक्स्ट है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोखुर झील कौन सी है? ये
तो कांवर झील है। ऑप्शन ए कांवर झील। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है ये? तो आर्टिकल 63 में है। और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा? वाल्मीकि। और ये किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ये क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। ठीक है, अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तब 6 वर्ष लगाते, ठीक है। लेकिन इसमें राज्यसभा का पूछ रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है और ये अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 सीटें हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राज्यसभा की सीट कितनी है बिहार की, और विधानसभा की सीट कितनी है, और विधान परिषद की सीट कितनी है। नेक्स्ट है, 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उगादी को नए साल के दिन के रूप में किन राज्यों में मनाया जाता है? उगादी को नए साल के दिन के रूप में किस राज्यों में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, या किस देश में है? सितवे बंदरगाह ये किस राज्य में है और किस देश में है ये? तो म्यांमार में है। ऑप्शन सी म्यांमार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो बिहार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पावो नूरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? किस महिला खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ईगा स्विटेक किस देश की हैं ये? तो पोलैंड की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव शक्ति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। और महाभियोग जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं?
तो 238 सदस्य। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 12 सदस्य जो है कहाँ से चुनकर आते हैं, तो ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। तो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नहीं, 65वां नहीं, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे कर दिया गया था। तो ये आपका गलत होगा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा सही है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर। सही नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद की बात कही गई है? तो आर्टिकल 76, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 76। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, दिए गए संकेतों द्वारा कोशिका के भागों को पहचाने। कोशिका का यह भाग सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह जेल जैसा पदार्थ है जो कोशिका को आकार प्रदान करता है। किसकी बात हो रही है? तो कोशिका द्रव्य की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका भाग सभी कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है? कौन सा कोशिका भाग सभी कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका भित्त, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्त सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है ये, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जीवन प्रक्रिया को कुछ जीवों में स्वपोषी और अन्य में विषम पोषी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पोषण के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पादप खाद्य पदार्थों में सेलुलोज को पचाया जा सकता है। सेलुलोज को पचाया जा सकता है किसके द्वारा? तो गाय द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और सर्वाधिक इसका तो लाल का। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा और मेथेन भी होगा, ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी गैस जो है गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध जो है किसके समान होती है? तो सिरका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? तो लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति निम्नलिखित किस में माध्यम में अधिकतम होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? मैंने बताया था प्रकाश की गति जो होती है ये निर्वात में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है और ठोस में सबसे कम होती है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रोटॉन पर क्या होता है? आपका प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए नाभिक क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक है। पीतल जो होता है ये किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ट्रांसियम, ऑप्शन सी ट्रांसियम। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है इसमें? तो फ्रक्टोज है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो कड़वाहट आपका ऑप्शन सी पीछे का भाग,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखिए जो पीछे का भाग है यहाँ से किसका स्वाद आता है, तो आपका कड़वाहट हो गया। और ये जो साइड वाला भाग है हरा वाला, ये आपका सोर यानी खट्टा। और ये वाला जो भाग है नीला वाला, ये आपका यहाँ से आपका नमकीन। और ये जो आगे वाला भाग होता है ये आपका यहाँ से मीठे का स्वाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है अदरक एक तना है और जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक क्या है, तना है, जड़ नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें गांठ और पोरियां होती हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, ये भी सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये भी सही है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को नहीं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत के पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, बिल्कुल सही है ये। गंगा एक्शन प्लान चरण 2 को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के साथ मिला दिया गया, सही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण और संरक्षण में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिडमॉन्ट दलदली मृदा बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें पाई जाती है। पिडमॉन्ट दलदली मृदा बिहार के किस जिलों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट बिहार में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी उत्तर में बहने वाली नदी है, कौन सी नदी जो है उत्तर में बहने वाली नदी है। तो देखिए यहाँ पे बागमती दिया है, तो बागमती देखिए दक्षिण की ओर जा रही है। कमला हो गया ये भी आपका दक्षिण की तरफ, कोसी हो गया ये भी आपका दक्षिण की तरफ बह रही है। लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सी उत्तर की ओर बह रही है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर की ओर आपका कोई नहीं बह रही है इसमें से, ऑप्शन ई। उत्तर की ओर कौन सी बहेगी, तो आपका सोन हो गया, आपका पुनपुन हो गया, ठीक है, ये सब जो है उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, तो चौकीदारी कर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दिया था, तो ऑप्शन डी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, ये तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मगध के नाम से। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में से कोई नहीं। 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1940 में। और किस समाज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन ए सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, तो पादरी की हवेली। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नारायणी नदी का दूसरा नाम है।
नारायणी नदी किसका दूसरा नाम है? तो गंडक नदी का, ऑप्शन ए। अगला है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया आपका गंडक नदी पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी का घर है? तो सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, भारत ने किस देश में नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गर्भकालीन आयु का सटीक निर्धारण करने के लिए गर्भनी GA2 नामक भारत विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने में किस संस्था ने सहयोग किया? तो ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने इको घाव ड्रेसिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया है? तो केले के रेशे का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा देश भावी पीढ़ियों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर रहा है? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो शेफाली बी शरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनने वाली है? पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनने वाली हैं? तो विल्कस मेयर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? तो हैदराबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 129, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद कौन सा भारतीय राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 2023 में कहाँ पे किया गया था? तो जापान में किया गया था, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा और स्कोर भी आप लोग अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न, थैंक यू फॉर वॉचिंग।